अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। लेकिन अहम बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तरह हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी अपोजिशन ने इंतखाबात से पहले ही हुकूमत पर धांधली के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ नाज़रीन धांधली के इल्जामात हैं तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुखालिफिन की जानिब से एक दूसरे पर सख्त इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी है। कोई भुट्टो को गद्दार कह रहा है तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कोई इमरान खान साहब पर कश्मीर फरोशी के इल्जामात लगा रहा है, कहीं कश्मीर को सूबा बनाने के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। तो अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन है उसमें होना तो ये चाहिए कि अपनी कारकर्दगी बताई जाए कि पिछले 5 सालों में हमने आवाम को दिया क्या है, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या मंसूबे यहाँ पर लगाए गए, क्या काम हुए। लेकिन इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी तोपों का रुख जो है वो मुखालिफिन पर है। सवाल उठाएंगे कि आखिर ये हमारी सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है। क्या मुखालिफिन पर कश्मीर फरोशी के इल्जामात के अलावा यहां पर कैंपेन हो नहीं सकती या कारकुनान मोटिवेट हो नहीं रहे। इसके साथ साथ नाज़रीन इस इलेक्शन का इफेक्ट पाकिस्तानी सियासत पर क्या होगा, सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जरा आपको एक झलक दिखाते हैं कि इस कैंप हो क्या रहा है और किस किस तरह के किस नौयत के इल्जामात जो हैं वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। सुनिएगा, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। तो जनाब ये चल रहा है इस कैंपेन के अंदर। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब आपके वक्त का। सर, आपने भी ये शॉर्ट सुना और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबी मुहिम इस वक्त जारी है, दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि बड़े संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सर, इसमें जरूरत है कि फैमिली मेंबर्स को डिस्कस किया जाए। आपको नहीं लगता कि होना तो ये चाहिए कि अपनी कारकर्दगी बताएं, अपनी अचीवमेंट्स आवाम को बताएं, बजाय इसके कि एक दूसरे पर गद्दारी के इल्जाम लगाएं, फतवे जारी किए जाएं? ये जरूरी है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इलेक्शन कैंपेन होती है, हाँ, जलसों में या जलसों में जुबान इस्तेमाल की जाती है, सियासी जलसों में, वो स्पेशली इलेक्शन के जो जलसे होते हैं उसमें थोड़ी सी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जरा थोड़ी सी ज्यादा ही सख्त हो गई है कश्मीर में। मैं यहाँ अक्सर कहता हूँ कि अगर किसी को खुद नहीं ना पता कि मेरे अबाउजाद क्या थे या मेरे वालिद का, तो सबको पता ही होगा कि कई लोगों को अपने दादे का भी नहीं पता होता या परदादे का नहीं पता। मैं वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए उसको लोग सब कुछ बता देंगे मुखालफी कि तुम्हारा हस्ब नस्ब क्या है। हाँ। तो ये आपको भी अंदाजा हुआ हो, कभी आपने स्पीचेस सुनने जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में, तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन मैं समझ कश्मीर में हर तरह का इशू इलेक्शन कैंपेन में डिस्कस हो जाता है, लेकिन थोड़ी जुबान सख्त ज्यादा इस्तेमाल हो गया। ब्लेम गेम जो है ना वो कोई ज्यादा ही हुई है। बस वो शुरू की जो कल्चर हमारा पीटीआई ने यही आप कह रहे हैं कि कल्चर है, इसी के साथ ही हमने रहना, ये सियासी हकीकत है या इसको बदलना चाहिए? नहीं, बदल नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है जो शिद्दत है उसमें कमी आनी चाहिए। लेकिन ये कल्चर तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है, कभी आप देखें तो आपको यही मिलेगा इलेक्शन कैंपेन में चाहिए। अच्छा राना तनवीर हुसैन साहब, एक और चीज, एक और शॉर्ट में आपको सुनवाती हूँ। ज़ाहिर है अफगान सफीर की बेटी का मामला इंतहाई हसास मामला था। बाकायदा तौर पर हमने देखा कि कल वजीर खारजा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बारे में बताया भी कि जैसे नजर आ रहा है वैसा है नहीं। जरा आपको सुनवाते हैं कि इससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से क्या बात की, फिर इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जी प्रोड्यूसर साहब सुनवाइएगा, कल मरियम नवाज साहिबा इस हवाले से क्या कह रही थी। जी, मरियम नवाज साहबा का बयान आपने सुना है। एहतशाम साहब, आप कोई कमेंट करें? वैसे तो मैं इस पे चाह रहा था पहले कश्मीर पे बात करें, क्योंकि अब ये चला दिए शॉर्ट, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि ये जब ये वाक़या हुआ इसकी रिपोर्ट नहीं आई, फतवी नतीजे पे नहीं पहुंची हमारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट, और मरियम साहबा का पहले स्टेटमेंट आ गया। सवाल ये है कि कल स्टेटमेंट आने के बाद जो अखबारात में इंडिपेंडेंट भी राना साहब हुआ है, रिपोर्ट चीज़ें हुई हैं, उसमें अगवा की बात कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अब तो कहानियाँ कहाँ से कहाँ चली गई। मेरा सवाल आपसे है कि ये फॉरेन पॉलिसी इतना अहम इशू है, इतना डेलिकेट इशू है, इस तरह का इतना सख्त बयान दे देना, आप नहीं समझते कि ये बैरूनी ताकतों को इसका फ़ायदा होगा और मुल्क को नुकसान होगा इसका?
मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन क्योंकि एक वाकया हुआ जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन जारी है, उसमें मेरे इस वाक्य का जिक्र उन्होंने कर दिया जो उस वक्त अखबारात में रिपोर्ट हुआ था। देखिए एहतशाम साहब, आप भी तब देखिए, अगर हमारे नेशनल मीडिया जो प्रिंट मीडिया, उसमें अगर ये चीज आती है जो शुरू में आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, ये वार हुआ है और ऐसा हुआ है जिसका बहुत ज्यादा एक पोजीशन दी गई अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त उस क्या वो जो प्रिंट मीडिया में ये चीजें आई हैं या टीवी पे चली हैं, तो उसका वो उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में भाग कर दी। लेकिन तनवीर हुसैन साहब, मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक पॉपुलर आवाज है, सियासी तौर पर उनको सुना जाता है। इन्हीं चीजों को आप नहीं समझते कि फिर पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं? आप देखें इंडियन मीडिया ने पूरा फिर इस पर एक नैरेटिव बनाया। ये चीजें अगर आप बयानात देते हैं तो फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। तो ये हसास जो मामलात हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन पर जरा तहम्मुल का मुजाहिरा होना चाहिए? इलेक्शन स्पीच में कश्मीर में बात की मीडिया में या हमारे नेशनल मीडिया टीवी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई हैं चीजें, तो उस वक्त तो यही था, मैं भी यही समझा। इसमें राणा साहब आम तो जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन लीडरों से, रहनुमाओं से, पार्टी हेड से, और नंबर 2 है वो, तो लोग कहते हैं कि जी आम आदमी में और अखबारात में जो रिपोर्ट होती है वो मुबैना तौर पे होती है, तो इस तरह हतमी अंदाज में लीडर नहीं बात करते, ये लीडरों को जेब नहीं देता। अखबारात में रिपोर्ट दिन में बेशुमार चीज़ें अखबारात में कोट होती हैं, 20 सही है 20 गलत होती हैं, लीडरों को सोच समझ के आगे जाना चाहिए। बहरहाल आपका जवाब बड़ा खूबसूरत है, आपने बुनियादी तौर पर बताया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल अगला राना साहब ये है कि लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा का इतना सख्त लहजा, कुछ लोग कहते हैं जहर आलूद लहजा, लोग कहते हैं जी क्यों हो गया। अब आर्गूमेंट लोग ये दे रहे हैं कि जी आप इसका जवाब आप दीजिएगा। लोग कहते हैं कि जी ये डेस्परेशन सिर्फ इसलिए हो रही है कि मरियम साहबा का केस हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया है, जो उनको सज़ा हुई थी वो अपील के लिए गए हुए हैं। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जी शायद मफाहमत की बात अब कहीं भी नज़र नहीं आ रही, दूर दूर तक अदारों के साथ बात बनती नज़र नहीं आ रही। तो ये रवैया सख्त होने की वजह यह है कि ठीक है अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मेरा रवैया ऐसा होगा, क्या कहेंगे आप? ठीक है, राना तनवीर हुसैन साहब से दोबारा राबिता करने की कोशिश करूंगी। एहतशाम साहब, मैं मरियम नवाज साहब के उसी बयान की तरफ आऊंगी। जाहिर है जिस तरह से अभी राना तनवीर हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का बयान था और जाहिर है वो अगवा हुई थी, तो आपको लगता है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है? सोनिया, पहली तो बात यह है कि इतने सीनियर लेवल के लीडर हैं राना साहब, उनका ये कह देना कि जी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत काफ़ी है ये बताने के लिए अपनी लीडरशिप को कभी सोच समझ के, और ख़ास तौर पर सफारती मास पे जब आप इस तरह की बात करते हैं तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ। अब सवाल ये है कि जी क्या सियासत में सब कुछ भूल जाना चाहिए? और आपने देखा कि थ्रू आउट, ख़ास तौर पे बड़ी मुद्दत के बाद हमने देखा कि कश्मीर में जो इलेक्शन 25 को हो रहा है, इसमें जैसे आप शुरू में कह रही थी कि इश्यूज़ की कोई बात नहीं कर रहा, ये लगता है कि जी पॉइंट स्कोरिंग है कि आप एक के बाद दूसरा किसी को दबाव में लाने के लिए, पॉलिटिकली आपको नीचा दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब कश्मीर के इलेक्शन का पोलो से क्या ताल्लुक है? हाँ। और क्या ताल्लुक है कि जी आप उनके साहबजादे जो है ना वो 70 साल बाद पोलो की टीम के वहाँ पे कप्तान बने हैं। हु गिव्स अ डैम अबाउट इट, कोई इस पे बात नहीं। असल बात यह है कि आपका रवैया क्या होना चाहिए। रवैया है कि प्राइम मिनिस्टर जो आपसे सवाल करते हैं, मैं उनके ब्याह पे नहीं कर रहा, लेकिन वो सवाल जो करते हैं कि जी ये पैसा लूट के आप ले गए वहाँ पे, और माजरत के साथ तो आप देख लें फवाद हुसैन साहब तो कहते हैं कि जी जो गवाल मंडी लाहौर में पिट्ठू गरम खेलते थे वो आज जो है ना वो वहाँ जाके पोलो मैच खेलते हैं और देख रहे हैं। चलें वो तो एक मजाक बात हो गई, सियासी बात होगी, लेकिन सवाल ये है कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। जिस तरह से हिंदुस्तान के मीडिया ने, अफगान मीडिया ने इसको उठाया, मेरा ख्याल है ये जेब नहीं देता कि नेशनल लेवल का लीडर इस तरह की बात करे, बहुत सोच समझ के बयान देने चाहिए। अब सवाल यही है जो हम पूछ रहे थे राना साहब से कि भी ये वजह क्या है इसकी, ये प्रवोक इतनी क्यों हुई है? क्या बहुत ज़्यादा मायूस हो गई हैं?
क्या सवाल यह है कि जी अदारों के साथ उनकी बात नहीं बन रही है। और दूसरी तरफ एक तरफ ये भी मैसेज है शहबाज साहब को, बिल्कुल उनको कहते हैं आउट कर दिया गया है। जिस तरीके से आज कई दिनों बाद शहबाज साहब का स्टेटमेंट आया कि जी लोग वोट के लिए निकलें, खवातीन मर्द बूढ़े सबको वो कह रहे हैं जाने चाहिए। कश्मीर कैंपेन में भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। नहीं आए, ना वो आए ना हमजा शहबाज आए, तो सारा का सारा मामला उनके हाथ में चला गया। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी मरियम साहबा फिर तुल गई हैं, लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि जी वो नैरेटिव जो वालिद साहब का है जो जिस पे वो खामोश हो गए वालिद साहब, अब कितने दिनों तक आप देख कितने दिन हो गए कभी भी बात नहीं कर रहे, अदारों पे तनकीद। अच्छा, राना साहब भी गालिबन सर ज्वाइन कर चुके हैं, आप सवाल कीजिए। जी राना साहब, मैं सवाल कर रहा था, पूछ रहा था कि अब ये डेस्परेशन जो इतनी ज्यादा, लोग आमतौर पे कह रहे हैं कि जी मरियम साहबा का केस हाई कोर्ट इस्लामाबाद में लग गया है, अब उनको नजर आ रहा है कि शायद वहाँ रिलीफ ना मिले, अदारों के साथ कोई रिलीफ की बात नहीं हो रही। तो ये वजह सिर्फ इतना गुस्सा, इतनी झुंझलाहट की वजह एक यही है कि उनको लग रहा है कि सूरत हाल किसी और तरफ ले जाएगी, उनकी सजा बरकरार होने का भी खतरा है। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वन वे और अदर फैसला तो होना ही है। क्या कहेंगे आप? जी राना साहब की तरफ हम दोबारा भी आएंगे। जी एहतशाम, देखिए मैं बुनियादी तौर पे जो नुक्ता बयान करने की कोशिश कर रहा था अपनी छोटी सी दानिश में, सोनिया, वो ये है कि पावर पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है। वो कहते हैं जब सियासत में आ जाते हैं तो सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं है, हरफे आखिर नहीं है। और फिर ये कि आप किसी के साथ भी वो कहते हैं जो करना चाहें, अपनी डर्टी लीलन लोग कहते हैं, अपने कपड़े जो है ना धोने के लिए आप किसी के खिलाफ किसी हद तक चले जाएं तो वो सब चलता है। सर ये बहुत आसान भी है ना कि किसी लीडर को आपने बुरा चले वो तो कहें, सवाल ये है कि बात यह है कि माजद के साथ पीटीआई के रहनुमा भी बाय द वे यही बातें कर रहे हैं। जब आप गंडापुर साहब भुट्टो को गद्दार कहेंगे, इनके बारे में दोनों तरफ से सर हो रहा है, गलत है, बिल्कुल दोनों की तरफ से नहीं होना चाहिए। कल भी हमने कहा था कि मुहब्बत वतनी के सर्टिफिकेट हमें नहीं बांटने चाहिए, गद्दार किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल मुल्की मफाद जो है ना अहम होना चाहिए। ठीक है, सियासत में पीटीआई के साथ आपके इख्तलाफात हैं, बहुत सारे हवाले से हम भी तनकीद करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मीनिंगफुल बात होनी चाहिए, लेकिन एक बिल्कुल आप जिसको कहते हैं 180 डिग्री का टर्न लेके किसी को इस तरह मिलाइन करें, इस तरह बैशिंग करें कि जैसे वो मुल्क नहीं चला रहा, मतलब है कि कोई ऐसे मास पे चला गया जो आपके लिए एक मुसीबत बन गया। तो सवाल इस वक्त आमतौर पर सोनिया लोग यही उठा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेके वो जो सियासत में तलखी इंतहा पे पहुंची चली जा रही है, अल्टीमेटली वो किधर जाएगी? अभी आप देखने बल्दियाती अदारे बहाल हो गए, इलेक्शन उसका भी होगा। तनवीर हुसैन साहब भी गालिबन आ गए हैं। सर आप अपना सवाल। जी राना साहब, आप बात कर रहे थे, मैं पूछ रहा था कि जी ये क्या वजह है, मरियम साहबा इतनी झुंझलाहट लोग कहते हैं इतनी ज्यादा क्यों है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी उन्होंने। लोग ख्याल कर रहे थे शायद एक लंबे अरसे तक अपील नहीं लगेगी, वो लग गई है अपनी सजा के खिलाफ। इसी तरह से अदारों के साथ मुफाहमत की बात खत्म हो गई है। शहबाज साहब बकौल लोगों के जी नुक्कड़ लग गए ने। तो आपको क्या लगता है कि जी अब बयानिया इन्हीं का ही बिकेगा और ये डेस्परेशन इसलिए कि आप हुकूमत की तरफ से, अदालतों की तरफ से शायद रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा? शाम साहब, जो ये तलखी की बात मैं बात कर रहा था आपको इसका जवाब दे रहा था कि कश्मीर के हवाले से अगर आप तलखी की बात करें या उसमें बयानात में शिद्दत की बात करें तो उसकी वजह पीटीआई है, जो गवर्नमेंट पार्टी है। उन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन शुरू की, उन्होंने 4-5 दिन पहले शुरू की और वहाँ पे उन वज़रा को भेजा जो बहुत ही उनका एक रिकॉर्ड है, इस ट्रबल शूटर हैं या इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और फॉर द अदर सोबर मिनिस्टर्स जो बाकी भी हैं भेज सकते थे, लेकिन उन 2 को भेजा। तो वहां पे जिस तरह का उन्होंने स्पीच की, इसके बाद बिलावल साहब गए, उन्होंने भी उसका जवाब दिया, उन्होंने फिर लेफ्ट राइट जवाब दिया, पीटीआई को भी जवाब दिया और पीएमएलएन पे भी। तो पीएमएलएन तो नेचुरली एक टारगेट है साहब का कि एक पॉपुलर पार्टी है और सबसे ज्यादा वोट बैंक इसका है, तो वो फिर दूसरी पार्टियां भी उसको हिट करती हैं, लाइक पीपल्स पार्टी। तो जब मरियम तो बेबी तो उसके बाद 4-5 दिन अगर रिकॉर्ड देखे तो गई है, तो उसमें शिद्दत आ चुकी थी बयानात में। तो उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड किया, जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने रिस्पॉन्ड करना चाहिए इलेक्शन कैंपेन में। अगर इस तरह रिस्पॉन्ड ना करें तो आपकी कैंपेन में वो जो जज्बा या वो चीजें मोटिवेशन नहीं है। लेकिन इसमें राना साहब लोग कहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे चलाई जा रही है इंतखाबी मुहिम, वो जितने लोग खड़े होने 45 नशिस्तें, कहा जा रहा है कि सिर्फ 15 पे आप लोगों ने पीएमएलएन ने बंदे खड़े किए अपने आप, और जमात आपके मुखालफिन लगा रहे हैं कि कैंडिडेट ही नहीं मिले पीएमएलएन को, जबकि हुकूमत वहाँ पे आपकी है इस वक्त। नहीं चांसर, ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे और जो आपको पता है, लेकिन हालात कल को रिजल्ट अगर आएगा तो उस पर आपको शायद हैरानगी हो, क्योंकि जो पंजाब जो 12 सीटें हैं जम्मू और वैली की,
12 सीटें उनको तो यहाँ मैनेज किया जा रहा है डीसी से बान बुला के, जो यहाँ कश्मीर वोट हैं कश्मीरी, वो कह रहे हैं कि वोट दें उन लोगों को, तो 12 सीट। राणा साहब वो तो आपके जमाने में भी होता था, पीपल्स पार्टी के जमाने में होता था, आपको सबको पता है कि जी मरकज में जिसकी हुकूमत होती है वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं ये खबर वाली बात नहीं है, नई चीज नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है। नहीं, ये तो सूबाई गवर्नमेंट जो यहाँ की है वो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, ये कह सकते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट जिसकी हो। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मैं मतलब एज ए पॉलिटिशियन और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये फेल हो गया हूँ समझने में कि ये आप क्यों बात करते हैं, क्योंकि आप करते थे, चले आप राइट और रॉन्ग जो भी कह रहे हैं, या उनका नैरेटिव इमरान खान का जो है वो है ही ये कि वो फलां जी, ये सब वजह उनकी है। भाई अगर वजह है तो आप किस लिए आए हैं? आपको लोगों ने इसलिए लाया है कि आप आइडियलिज्म पे बिलीव करते थे, आप यहाँ चीजें बेहतर करना चाहते थे, इदारों को रिफॉर्म करना चाहते थे, एक साफ शफाफ धांधली का तो आप शोर करते थे। आपने तो धरना ही कहते हैं मैंने धांधली के खिलाफ दिया है, तो धांधली तो ये सारी चीजें आपके सामने है। आप इनको फेल आउट नहीं कर सकते। आप शाहबाब एक बड़े जबरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं, लेकिन आप इनको बेल आउट नहीं कर सकते इस तरह के जी, क्योंकि उस वक्त भी होता था, 47 में भी हुआ था, तो 1935 में भी हुआ था, या फलां टाइम पे बक्से तोड़े गए थे जब पाकिस्तान में पहला इलेक्शन हुआ था। तो मैं नहीं समझता कि ये चीजें हमें चीजों को बेहतर करना है, और ये जो तब्दीली वाली सरकार है वो तो आई इस कंटेक्स्ट पे के इस स्टांस पे कि हम बेहतर करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। अच्छा राणा साहब, आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि धांधली हुई तो हरगिज कबूल नहीं करेंगे। एहसन इकबाल साहब का गुज़िश्ता रोज में बयान देख रही थी, उन्होंने भी एक सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम सिक्योरिटी इदारों को पॉलिटिकल टास्क दे दिया है, कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कहा था कि जीत कर दो, आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी उन्हें ये टास्क दे दिया है कि ये आजाद कश्मीर के इलेक्शन हमें जीत कर दो। तो सर अभी तो इंतखाबात हुए ही नहीं, तो क्यों खदशात का इजहार किया जा रहा है आपकी जमात की जानिब से? तो मैं कर रहा हूँ ना कि जब एक हमारे पास एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि डीसी से बाहर अपने अपने जिले में जिस तरह ये बुला के उनको कहा जा रहा है कि वोट दें, तो वो जो वोट है उनको मैनेज किया जा रहा है, तो ये चीजें इनसे तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि ये 2018 का जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जिस तरीके कार से ये आगे बैठ गए हैं, तो उनकी जो सर्वाइवल यही है और उसका ट्रायल। लेकिन इसमें राणा साहब एक और एलिमेंट भी है। देखिए जिस तरीके से डस्का का बाई इलेक्शन हुआ, वजीराबाद का हुआ, उसके बाद इतना स्ट्रांग रिएक्शन अदालतों की तरफ से आया, मीडिया का भी, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी आया। आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा दबाव है, अगर किसी तरफ से पंजाब की तरफ से ये मामला किया गया कि जी इलेक्शन को मैनेज किया जाए, तो अब तो सूरत हाल बदल गई। आप नहीं समझते कि अब ये वो काम शायद वहाँ पे करना मुश्किल होगा आज़ाद कश्मीर में? डस्का की मिसाल देख लें। यस नहीं, अगर आप इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा करते हैं तो इलेक्शन कमीशन देखें, उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस लिया तो सारी रात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेलीफोन आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं सुनते रहे। वो कहते था कि डीएसपी नहीं सुनता रहा मेरा टेलीफोन। आपको याद होगा जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी स्टेटमेंट थी। तो ये चीजें आपके सामने है। और फिर उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, जब उन्होंने अपनी एक यूज की है पावर जो उनमें दी हुई थी उनको अपने कानून और कायदे में, तो फिर जिस तरह इमरान खान साहब ने रिएक्ट किया और उनको दबाव में लाने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन को, वो भी आपके सामने है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चीजें वहां पे इंतखाबात से पहले ही मैनेज की जा रही हैं। बहरहाल माजरत के साथ सर मुझे एक ब्रेक के लिए जाना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राना तनवीर हुसैन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, ये जो पूरी कैंपेन है इसमें ऐसा लग रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स भी काफी हद तक वाजे हो गई है। शहबाज शरीफ साहब हमें कैंपेन में नजर नहीं आ रहे। हमेशा से बात होती है, बयानिया जो है वो पार्टी के अंदर दो बयानिए हैं। जाहिर है शहबाज शरीफ मुजाहमत की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, मरियम नवाज जो है मुजाहमत की बात करती हैं। तो वाकई ये समझ लिया जाए कि बड़ी हद तक क्लियर हो गई हैं चीजें, क्योंकि इस कैंपेन में भी हमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, देखिए मैं समझाऊं कि बड़ी सक्सेसफुली कैंपेन जो है वो हो रही है उधर मरियम बीबी के थ्रू, और शहबाज साहब इधर आप मुझे अगर आप उठा के देखें दिनों में तो उनके तकरीबन हर अल्टरनेट डेज या एवरी डे कहीं FIA में या उनकी पेशी है या किसी बेल मैटर में उनकी पेशी है, सेशन कोर्ट में या साहब अदालत में पेशी है।
तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वी आर गोइंग थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम। तो ये मैं समझता हूँ अगर हमारे कुछ लोग, एक टीम वहां पे काम कर रही है तो वो सक्सेसफुली कंपेन कर रही है, करोड़ इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, तो शहबाज साहब की अगर जरूरत हुई तो जरूर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि लोग राणा साहब इसको थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से। जब लेट भुट्टो साहब दुनिया से चले गए और मरियम अपना बेनज़ीर मरूमा ने इक़्तिदार संभाला था, पार्टी संभाली थी, आहिस्ता आहिस्ता करके सब अंकल जो थे, अंकलों से उनकी जान उन्होंने छुड़वाई थी। लोग कह रहे हैं मरियम साहब अभी यही कर रही हैं, जितनी सीनियर लीडरशिप है आप भी उसमें हैं, और निसार अली खान साहब तो पहले ही लैदा हो चुके हैं, बाकी जो लोग हैं उनकी बात कम सुनी जा रही है, मरियम साहब अपनी बात बनवा रही हैं, आप लोगों को एतमाद में नहीं ले रही। आप मेरा ख्याल है मुझे निकलवाने का प्रोग्राम है आपका, है प्रोग्राम का लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है अभी आप इसको 2+2 इस तरह ना करें। लेकिन अभी तक पार्टी जो है वो मियां नवाज शरीफ, जो आप मिसाल दे रहे हैं पीपल्स पार्टी की, उनके जो बड़े सीनियर कायद थे, बेनज़ीर साहबा के वालिद साहब शहीद कर दिए गए थे, और हमारे तो कायद अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, कैम दैम है, जो वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब वही कुछ होता है। उनके होते हुए मेरा ख्याल है हमारी ठीक है, अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरे एक अपने ख्यालात हैं, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी या शहबाज साहब की या मरियम बीबी की, लेकिन जो फैसला मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं पार्टी उसको यकसू होती है। जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वही बयानिया जो है मरियम नवाज साहिबा का बयानिया, यानी मुजाहमत का बयानिया है। अब नवाज शरीफ साहब चूंकि बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान में जा रहे, या फिर मरियम नवाज है या शहबाज शरीफ है, तो अभी फिर पार्टी हम ये समझे कि उसको लीड सारा मरियम नवाज ही करेंगे, मुस्तकबिल में भी हम फ्रंट फुट पे मरियम नवाज को ही देखेंगे। नहीं देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मैं हमेशा इसको विद क्लैरिटी ये बात करता हूं कि आप मज़ामत मुफाहमत की जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये ठीक नहीं है। आप अगर आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं या आइन के मुताबिक मरमूज़ सल्तनत या मामलात हुकूमत के चलाने की बात करते हैं या साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, तो मैं समझता हूँ कि इसको मज़ामत आप ना समझें, और इससे कोई भी मेरा लिए डिसएग्री नहीं करेगा, चाहे शाम साहब हो, आप हो, कोई भी किसी से बात कर नहीं, मैंने इमरान खान से बात करें वो भी कहेगा जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इसलिए हमारा बिटर एक्सपीरियंस हम ये चाहते हैं, अब जो हाल पार्लियामेंट का हुआ है वो अंडरमाइन की हुई है, लेजिस्लेशन थ्रू ऑर्डिनेंस हो रही है। माजत के साथ राणा साहब लोग ये भी कहते हैं, हम नहीं कहते लेकिन आपके मुखालफिन ये कहते हैं, पीटीआई के लोग खास तौर पे कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वहाँ चले गए हैं, एमक्यूएम के लीडर अल्ताफ हुसैन का जिक्र होता है, अल्ताफ नंबर 2 तैयार वहाँ पे हो रहा है। बहुत से हवाले से लोग ये सवाल कर रहे हैं और कुछ खास तौर पे आप लोगों के बयानात देख के सामने आते हैं कि जी बीमारी के लिए गए थे, 1.25 साल 1.5 साल हो गया, कोई इलाज भी नहीं करवाया। दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं हमें यकीन दिला दें कि जी अदालतें आज़ाद हैं, उनको इंसाफ मिलेगा तो आ जाएंगे। मरियम साहबा ने कहा कि आप यकीन दहानी कराएं, उनको इंसाफ मिलेगा, उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा, तो मैं आज ही उनको बुलवा लेती। तो मेरा सवाल आपसे है कि वो बीमारी फिर तो ना हुई ना? लोग तो यही सवाल उठा रहे हैं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो हमें धोखा दे के चले गए, शेख रशीद भी यही कहते हैं कि जी हमारे साथ हाथ किया उन्होंने। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो बात चलती है कि धोखा दे के चले गए, उस वक्त जो आपको पता है आपके पास जिस तरह के इवेंट्स हो रहे थे उनकी बीमारी के मुताबिक, मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह अब रेडिकुल करना या इस तरह की बात करना धोखा, अगर वो सारा सिस्टम इनके पास हो, डॉक्टर्स इनके पास हो, 10-11 का बोर्ड हो, और रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की हेल्थ मिनिस्टर कर रही हो, चीफ मिनिस्टर जाके अदालतों में ये ना कहे कि मैं नहीं गारंटी दे सकता उनकी जिंदगी की के इलाज मुआवजे की, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर भी ये समझ जाए कि ये कोई ऐसा असल में राणा साहब नुक्ता नजर पार्टी का तब्दील हुआ वो इसलिए कि जब वो गए थे उसके बाद बहुत अरसा तक यही कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए हैं, सेहतमंद होंगे तो वापस आएंगे, इलाज करा के वापस आएंगे। अब कहा जा रहा है कि नहीं जी इलाज की तो बात नहीं हो रही, इंसाफ मिलेगा तो मुल्क में वापस आएंगे। तो ये दो बहुत डिफरेंट चीजें नहीं राणा साहब? मैं जुबैर साहब की तो बात नहीं करता, जुबैर शाह तो बादशाह बंदा है, वो बयान देते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी का आपको वही समझना चाहिए जो पार्टी फैसला करती है। पार्टी फैसला है पार्टी का कि जब तक वो सेहतमंद ना हो वो वापस ना आए,
मरीम नवाज साहबा ने भी सर बयान दिया है ना कि इंसाफ की गारंटी दें, कल नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। सिर्फ जुबैर साहब नहीं बात कर रहे, मरीम नवाज भी तो कल बात नहीं कर कहा, उन्होंने कहा आज शाम को मैं उनको बुला लेती हूँ वापस। जान की गारंटी से मुराद ये थी कि उनका इलाज मुआवजा इधर क्या ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो उनका इलाज इधर हो जाएगा जो उनको माजर के साथ रहमान साहब, वो इंसाफ की गारंटी नहीं, वो कहते हैं उनकी जान की गारंटी दे, इंसाफ की गारंटी दे। हाँ। नहीं, जान की उन्होंने कहा कि उनकी जान की गारंटी दें, इंसाफ की गारंटी नहीं। उन्होंने कहा इंसाफ तो जिस तरह होता हुआ नजर आ रहा है वो आपके सामने है, होता हुआ नजर आना चाहिए इंसाफ। हाँ। तो उस पर मैं कमेंट क्या करूं, लेकिन मसला ये है कि क्या यहाँ पे उनका इलाज हो सकता है? उनके 3 प्रोसीजर होने सीरियस क्या वो ऑपरेशन होने हैं जो अभी तक वहाँ के डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड कर रहे इमीडिएट करने को, बाकी वो मेडिसिन ले रहे हैं। अब ये कहना कि वो बेड रिडन क्यों नहीं है, वो व्हील चेयर पे क्यों नहीं है, ये मैं समझता हूँ ये इस तरह की बात चले वो वाकई बीमार है राना साहब, तो सबकी यही दुआ होनी चाहिए कि वो जल्द सेहतयाब आए और पाकिस्तान आए। अच्छा, अभी राना साहब आप बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो गई है, कोई किसी किस्म की लेजिस्लेशन ये गवर्नमेंट कर नहीं रही, तो अभी बड़ी अहम चीज पर ज़ाहिर इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत आपको रिक्वेस्ट भी कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर आपसे रिक्वेस्ट की, और एक अपोजिशन कोई तजावीज देकर आती है तो हम उसको भी सुनेंगे। जाहिर है अभी जो इंतखाबात हो रहे हैं, इन इंतखाबात से पहले आपकी जमाती धांधली के इल्जामात लगा रही है, और हर इलेक्शन में हमने देखा था कि धांधली के इल्जामात लगते रहे। अब जब हुकूमत आपसे कह रही है कि आए मिलकर बैठ के मुल्की मुफाद की लेजिस्लेशन कर लेते हैं, तो क्या अपोजिशन को साथ नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अगर आप थोड़ा सा मैं चीजें फिर दोबारा आपकी मेमोरी फ्रेश कर देता हूं कि ये जो वो बात करते हैं बिल्कुल गलत बात करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि वो बिल्कुल हमें किसी चीज पे ऑन बोर्ड का नहीं रखना चाहते, या हमारे साथ मिलकर लेजिस्लेशन बड़ी क्रूशियल लेजिस्लेशन है वो भी नहीं करना चाहते। ये जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं इलेक्शन लॉज में, हमने भी कोई 40+ अमेंडमेंट्स की थी, बेहतर किया था। एनी हो, इस पे अगर आ जाऊं मैं, तो एक तरफ तो उन्होंने वहां पे ये कह दिया कि ये मशीनें हम लेके आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सारा इन्होंने जारी कर दिया। अगर वो कहते पहले हमें उनको बैठ के हमारे साथ बात करनी चाहिए थी। अब भी प्राइम मिनिस्टर एक तरफ तो डायलॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हर सूरत में ये मशीनों का मैंने इंट्रोड्यूस करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है मैं वो इंट्रोड्यूस करूंगा। भाई वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसपे सारी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, मुझे बताएं। साहब यही वो सवाल कर रहे हैं ना, यही सवाल वो कर रहे हैं कि आप लोगों के अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिस्टम पे, तो वो कहते हैं आप काउंटर प्रपोजल दे दें, हम उनको देखेंगे, आए आप लेके आए अपनी तजावीज़, हम बात करते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई तजवीज़ नहीं दी गई कि जी ठीक है ये EVM को हटा के ये इस तरीका कर लिया जाए, कोई और सिस्टम लेके आए। वो कहते हैं बताएं कौन सा लेके आए, इस पर जवाब नहीं देते ओपोजिशन। हमने उनको बताया है, हमने उनको 20 दफा बताया है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट कर लें, हमने किया था एक ज़िमनी इलेक्शन में, ये इस्तेमाल मशीनें की थी हमने अपने दौर में, अगर आपको याद हो तो वो फेल हो गया था। ये बहुत सारे मुल्कों में अभी भी इसको अबंडन कर दिया गया है, वो नहीं चली। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर, हम उनको बार बार कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं, कल भी मैंने उनका स्टेटमेंट किसी जगह पढ़ा था कि वो स्पीच कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ये मैंने करना है। अब ये करना है तो उसके बाद क्या हम जाके ठीक है, लेकिन अपनी जगह गवर्नमेंट तो ये दावा कर रही है कि 40 जो नुकात हैं उन पर अपोजिशन के साथ जो है इत्तेफाक राय हो गया है। 2-3 नुकात हैं जिन पर जाहिर है अभी इत्तेफाक राय होना बाकी है। बहरहाल राना तनवीर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कुछ मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब जरा बात कर लेते हैं दुश्मन मुल्क भारत की। हम देख रहे हैं कि भारत की पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें, मक्कारियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुज़िश्ता रोज जिस अंदाज में बात की भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जयशंकर ने बात की कि फेटफ के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खुलकर साजिश का एतराफ़ किया। हमने देखा कि बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान को फेटफ के हवाले से कि ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा पाकिस्तान, लेकिन जाहिर है जिन खदशात का इजहार किया जाता रहा था वो बहरहाल अब खुलकर सामने
आ गई हैं और भारत ने खुद ही एतराफ कर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला, इजरायली सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए ये इत्तलात आ रही है कि भारत की जानिब से बहुत सी अहम शख्सियात के जो मोबाइल फोन हैं वो टैप करने की कोशिश की गई है, हैक करने की कोशिश की गई है और उन्हीं शख्सियात में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फोन भी शामिल है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत सारी अहम शख्सियात हैं, पूरी दुनिया से लोग मौजूद हैं, जिनमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगी एहतशाम साहब, भारत का ये जो रवैया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। गुज़िश्ता रोज का बयान और अब ये खबरें चल रही हैं कि इजरायली सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके जिस अंदाज में फोन हैक किए जा रहे हैं। सर, एक तो ये इल्लीगल इमोरल एक्ट है, आपको लगता है कि अब दुनिया की आंखें खुलनी चाहिए कि भारत ये क्या कर रहा है? सुनिए, जो वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के हैं जयशंकर, उनका जो बयान आया, इतराफ़ आया, इकबाल जुर्म कहना चाहिए जिस तरीके से किया है, बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। कुछ हवालों से तो मैं ये कहूँगा कि शायद हमारे लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वेस्ट अमेरिका जो है थोड़ी सी, जिसको कहना चाहिए, मुनाफत से काम अगर ना ले। अभी देखें ना, अब तो ये सवालिया निशान फटफ के ऊपर उठ जाता है कि जी आपकी गैर जानबदारी कहाँ रही। एक मेंबर थ्रू आउट आप पे दबाव डाल के पाकिस्तान के खिलाफ फैसला करवाता है और ये ऑफिशियल लेवल पे कहा जाता है कि जी हमने पाकिस्तान को ग्रेट इसमें लिखाया। तो फिर सवाल यह है कि जी फटफ और उनके जो अरकान हैं उनका रोल क्या रह गया। तो मेरा ख्याल है ऑनर्स उन पे इसका जवाब दें। बाकी ये सब लोगों को पता चल रहा है कि भारत सोनिया कोई मौका जाने नहीं देता कि पाकिस्तान को बदनाम करना हो। पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की हर्जासाई होती है उनका। आप ख़ास तौर पे बीजेपी जो आई है तारीख में, जिस तरीके से दूसरा उनका जो दौर शुरू हो चुका है, दूसरा इलेक्शन जीत चुके हैं, आगे उनको नज़र तो आ रहा है कि मामलात ख़राब हो रहे हैं। 1.5 महीना पहले की आप देख लें, रियासतों में 4 इलेक्शन हुए थे, वहाँ बुरी तरह उनको शिकस्त हुई थी। ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो बड़ा टफ टाइम भी उनको देती है। अब सवाल ये है कि जी ये कोलैबोरेशन, ये कनाइमेंस, कोलैबोरेशन तो छोटा लफ्ज़ है, कनाइमेंस कहें या जो साजिश के तहत इजराइल और हिंदुस्तान कोलैबोरेट कर रहे हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को जिस तरह किया गया। एक और इसमें सिल्वर लाइनिंग ये नज़र आती है, देखें लोगों को पता चल रहा है कि देखें 55,000 लोग हैं जिनके फ़ोन हैक किए गए। इनमें पॉलिटिशियन हैं, इनमें जर्नलिस्ट हैं, इनमें अदारों के सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर और सदर भी इनमें शामिल हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई। सवाल ये है कि जी क्या प्रोवोकेशन क्या थी, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। और हिंदुस्तान पर तो आप देख लें जिस तरीके से इतना दबाव आया, ये तो वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है। अब जिस तरीके से इतवार वाले दिन खबर आती है, वाशिंगटन पोस्ट में आती है, उसके बाद देखें संडे टाइम में खबर आती है, ली मोंडे फ्रांस का अखबार है उसमें आती है, तो ये सारी चीज़ें गार्डियन में खबर आती है सारी। तो ये तफसीलात जिस तरीके से जिस अखबार ने भी जिस तरीके से अनर्थ किया, ठीक है। अब इस सारे मामले पर देखना ये कि दुनिया इस मामले को कितनी से लेती है और भारत के खिलाफ क्या इकदाम होंगे ये देखना जरूरी है। बल प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपके वक्त का भी। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।